आज हम लोग ये इंडियन एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे। भारतीय मानव विज्ञान। और इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का जो पाठ्यक्रम है ये एक तरह से डायनेमिक है ना। आमतौर पर कुछ लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं और इसको बहुत ही आसानी पूर्वक इसको करने का प्रयास करते हैं, और जिसके कारण कई लोगों को ये शिकायत भी है कि इस सेक्शन में कम मार्क्स मिलता है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इस सेक्शन को अगर आप बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं तो इसके अंतर्गत बहुत अच्छा मार्क्स प्राप्त किया जा सकता है। और इसके अंतर्गत जो हमें पढ़ना है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में, तो इसके अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो फर्स्ट टॉपिक है भारत के प्राक ऐतिहासिक संस्कृति का विकास। प्राक ऐतिहासिक संस्कृति का विकास। और इसके अंतर्गत प्राक इतिहास भी हम पढ़ेंगे और आद्य इतिहास भी पढ़ेंगे। यानी कि प्री हिस्ट्री भी आपको पढ़नी है और प्रोटो हिस्ट्री भी पढ़नी है। और प्री एवं प्रोटो हिस्ट्री से संबंधित ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आप प्रश्नों का विश्लेषण करें तो आप देखेंगे कि प्रश्नों के विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस टॉपिक से प्रत्येक साल क्वेश्चन आते हैं, और यह टॉपिक यूपीएससी के एग्जाम में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और स्टेट पीसीएस के एग्जाम में भी बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभार इस टॉपिक से 2 प्रश्न भी आ जाते हैं, राइट। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके अंतर्गत आपको इंडिया के प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री का अध्ययन करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं भारतीय सामाजिक व्यवस्था के आधार। भारतीय सामाजिक व्यवस्था के आधार, बेसिस ऑफ इंडियन सोशल सिस्टम। और बेसिस ऑफ इंडियन सोशल सिस्टम के अंतर्गत कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है वर्ण व्यवस्था, वर्ण सिस्टम, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, कर्म एवं पुनर्जन्म, ऋण की अवधारणा, वर्ण एवं जाति, भारत में जाति व्यवस्था। और ये जो जाति व्यवस्था का टॉपिक है, जो कास्ट सिस्टम है, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय मानव विज्ञान के अंतर्गत, और यह बहुत ही डायनेमिक टॉपिक है। इसके अंतर्गत कंसेप्ट भी है और फिर हमें किस प्रकार से भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन का भी अध्ययन करते हैं। और इस दृष्टिकोण से ये जो हमारा टॉपिक है भारतीय सामाजिक व्यवस्था के आधार, ये भी अत्यंत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जब हम भारतीय मानव विज्ञान को पढ़ने जाते हैं। और इसके अलावा भारतीय मानव विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत भारतीय जनसंख्या का प्रजातीय एवं भाषाई वर्गीकरण, राइट। रेशियल एंड लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। आमतौर पर
स्तर पर आप देखेंगे कि इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, उसमें कुछ अवधारणाएं हैं जो मानव शास्त्र में कुछ कंसेप्ट है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत। इस अवधारणा के अंतर्गत आप ये देख सकते हैं कि हमें प्रभु जाति की अवधारणा का अध्ययन करना है। हमें प्रकृति, मानव, जीवात्मा सम्मिश्र, पवित्र संकुल, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, लघु परंपरा, बृहद परंपरा, सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण और जनजाति जाति निरंतरता। राइट? आप ये देखोगे कि जब भी हम सेकंड पेपर पढ़ते हैं या इंडियन एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं तो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा, नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स की अवधारणा, सेकेंड कॉम्प्लेक्स की अवधारणा, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन, यूनिवर्सलाइजेशन, पेरोकियलाइजेशन और ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम, ये हमारा जो पाठ है इस पाठ का महत्वपूर्ण अवधारणा है। और जब भी इंडियन एंथ्रोपोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो ये अवधारणाएं हमारे पास पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इन अवधारणाओं का एक तो सैद्धांतिक पक्ष है और दूसरा भारतीय समाज को समझने में और इंडियन एंथ्रोपोलॉजी को समझने में ये हमें बहुत ही सॉलिड अप्रोच देते हैं। इनका कुछ हद तक अप्लाइड पक्ष भी है। इसलिए जब आप इंडियन एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने जाएं तो इसको दो तरह से तैयार रखना है कि इसके अंतर्गत हमें शॉर्ट नोट्स भी पूछा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है। राइट? इसके अंतर्गत आपको शॉर्ट नोट्स भी पूछे जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी पूछे जाएंगे। इसके बाद का जो टॉपिक है उसमें एक टॉपिक तो है भारत में मानव विज्ञान का विकास, और इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना है कि भारतीय मानव वैज्ञानिकों का जाति के अध्ययन में और जनजाति के अध्ययन में या कृषक समुदाय के अध्ययन में कंट्रीब्यूशन क्या है। यानी कि जो भारतीय मानव वैज्ञानिक हैं अगर वो कास्ट को पढ़ते हैं, ट्राइब को पढ़ते हैं या पीजेंट सोसाइटी का अध्ययन करते हैं या विलेज सोसाइटी का स्टडी करते हैं तो उस स्टडी का कंट्रीब्यूशन क्या है भारतीय समाज को समझने में, या भारतीय समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू की गई आज़ादी के बाद,
तो उस परिवर्तन की प्रक्रिया को समझने में इनका क्या रोल है, ये आपको पढ़नी पड़ती है। और इसके बाद जो टॉपिक है वो है जनजाति से संबंधित, ट्राइब। देखो, ट्राइब हमारे जो सिलेबस है, हमारे जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ट्राइब के अध्ययन के अंतर्गत हमें 3-4 एस्पेक्ट को ध्यान में रखना है। एक तो भारतीय जो जनजातियां हैं, इसका इथनोग्राफिक प्रोफाइल है ना। जैसे बिहार में अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत जो सेक्शन फर्स्ट है, उस सेक्शन फर्स्ट का जो लास्ट टॉपिक है कि बिहार की जो जनजाति है, संथाल, मुंडा, उरांव के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो पक्ष है उसका अध्ययन करते हैं। तो इस अध्ययन के लिए हम उसका इथनोग्राफिक प्रोफाइल तैयार करते हैं, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि जनजातीय लोगों की समस्या क्या है, जनजातीय जो समुदाय है इनकी समस्या क्या है। और तीसरा, जनजातीय लोगों को किस प्रकार से संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है, जनजातीय लोगों को जो संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है, इस संवैधानिक संरक्षण का अध्ययन हमको इसके अंतर्गत करना है। और लास्ट में एक टॉपिक है नेशनल इंटीग्रेशन से, राष्ट्रीय एकीकरण से संबंधित टॉपिक। तो ये जो टॉपिक है जिसको हमें आगे पढ़ना है, लेकिन पढ़ने से पहले थोड़ी सी आपकी अपनी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम इस टॉपिक को कैसे तैयार करें। और इसलिए एक आप जनरल समझ पर आज मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे आप इस टॉपिक को आप तैयार करेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक है, ये एक तरह से ध्यान में ये रखना है कि ये टॉपिक जो इतिहास के विद्यार्थी होते हैं वो भी पढ़ते हैं और मानव विज्ञान में भी है, राइट। तो इस टॉपिक को जब पढ़ने जाते हैं, भारत की प्राक ऐतिहासिक संस्कृति का विकास, तो जो प्राक ऐतिहासिक संस्कृति है इसको आप लोगों ने कुछ पढ़ा भी होगा, है ना। क्या प्री हिस्ट्री पढ़े हैं? हिस्ट्री पढ़ने के दौरान एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा प्री हिस्ट्री। लेकिन यहाँ पर जब प्री हिस्ट्री पढ़ते हैं तो थोड़ा सा गहन अध्ययन करते हैं हम इसमें। और जब प्राक ऐतिहासिक संस्कृति पढ़ने जाएंगे तो आप ध्यान में ये रखिएगा कि भारत की जो प्राक ऐतिहासिक संस्कृति है, इस प्राक ऐतिहासिक संस्कृति का जो विकास हो रहा है, इस विकास को समझने के लिए जो 2 प्रमुख युग है, एक तो प्रतिनूतन युग और दूसरा नूतनतम युग, है ना, प्लीस्टोसिन एंड होलोसिन इपोच। तो इस दोनों ही इपोच की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अदरवाइज आपकी जो एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच है, जो एंथ्रोपोलॉजी में जिस तरह से हम इसे पढ़ते हैं उसको आप आइडेंटिफाई करने में सफल नहीं होते हैं। और इसलिए भी जिन लोगों को मार्क्स कम आती है उनमें ये कमियां होती है। दूसरा कि ये प्रतिनूतन युग के अंतर्गत आप देखिएगा कि मेनली पूरा पाषाण काल का विकास हुआ है और नूतनतम युग के अंतर्गत मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, और आज भी हम लोग नूतनतम युग में है ना। तो एक सवाल बार बार ये मन में उठती है कि लगभग 30 लाख वर्ष पूर्व मानव का उद्विकास होता है और 30 लाख वर्ष पूर्व से लगभग 7000 ईसा पूर्व तक मनुष्य शिकार एवं संग्रहण करता था
पहली बार नौपाषाण काल में मनुष्य ने एग्रीकल्चर शुरू किया, यानी लगभग 7000-8000 बीसी में। और वहां से आज जो हम पहुंचे, ये 9000 सालों के दरमियान, तो 9000 सालों के दरमियान हमने विकास के बहुत उच्चतम शिखर को प्राप्त किया है ना। हम स्पेस में जाने की क्षमता हम लोगों ने डेवलप की है। तो स्पेस में जाने की क्षमता जो हम लोगों ने डेवलप की है, तो ये हमारे सांस्कृतिक विकास का प्रतिफल है। तो पहले विकास क्यों कम था? यह इस कारण से कम था क्योंकि प्रतिनूतन युग की जो जलवायु थी, वह जलवायु जो है काफ़ी कठोर थी और उसमें मनुष्य का सर्वाइवलिटी बड़ा ही मुश्किल था, और इसलिए जो संस्कृति के विकास की जो प्रक्रिया थी वह बहुत ही धीमी गति से थी। राइट। इसके अंतर्गत जो प्रागैतिहासिक संस्कृति आप पढ़ेंगे, जिसमें हमारे लिए एक तो पत्थर के हथियार औजार हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्रोत है हमारे पत्थर के हथियार औजार। और ये पत्थर के हथियार औजार जो हैं, इसमें ध्यान रखिएगा कि आपको पत्थर के टाइप भी आपको याद रखना पड़ेगा, और उसके पार्ट किस पार्ट पे हथियार बनाते हैं, और टूल्स मेकिंग टेक्निक की बात हम लोग करेंगे। टूल्स मेकिंग टेक्निक की बात करेंगे, टूल्स की बात करेंगे कि टूल्स किस प्रकार के ये प्रयोग करते थे, और इसके साथ साथ अगर फॉसिल्स रिमेन्स प्राप्त होता है उसकी बात करेंगे। सांस्कृतिक जो विकास होता है, उस सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया को परिवर्तन निरंतरता के संदर्भ में हम देखने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा कि जब प्राक इतिहास पढ़ेंगे तो इसमें जो औजार है, जो उपकरण है, अगर इसका आप डायग्राम बनाते हैं तो आप बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। इसमें डायग्राम आपको बनाना है, टूल्स का मैं प्रोवाइड कराऊंगा डायग्राम, और आप कोशिश कीजिएगा कि डायग्राम बनाना है। राइट। इसके अलावा जो पूरा स्थल है, उस पूरा स्थल को आप मैप के माध्यम से रेखांकित कर सकते हैं, है ना। जैसे नौपाषाण काल आपको लिखने आए और नौपाषाणिक संस्कृति आप अध्ययन करें, तो उस नौपाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य भारत में कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो इन चीज़ों को आप जो है डायग्राम के रूप में आप प्रस्तुत कर सकते हैं, और उसको प्रस्तुत करके आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। राइट। तो एक तो आप प्री हिस्ट्री पर आपका स्पेशल अप्रोच होना चाहिए। दूसरा, जब आदि इतिहास हम पढ़ते हैं तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो जीएस में भी आप आजकल सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं, हमारा सिंधु सभ्यता जो है ये आदि इतिहास के अंतर्गत है, जिसको इंडस सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अब देखो, एक चीज जो हमने यहाँ पर बात किया कि पहले हमने प्री हिस्ट्री की बात की, तो प्री हिस्ट्री किसको बोलते हैं और प्रोटो हिस्ट्री किसको बोलते हैं? What do we mean by prehistory and what is proto history? क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। नहीं है। पढ़ा नहीं जा सकता। देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि प्री हिस्ट्री में नो रिटन एविडेंस, राइट, और प्रोटो हिस्ट्री में रिटन एविडेंस बट we can't
डिसाइफर इट, यानी कि हम उसको पढ़ने में सक्षम नहीं हैं। लेकिन जब आप इंडस सिविलाइजेशन पढ़ने जाएंगे तो इंडस सिविलाइजेशन जो पढ़ने जाएंगे तो इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है ना। तो इंडस सिविलाइजेशन के अंतर्गत सबसे पहला चीज तो पढ़ेंगे उद्भव, इसका ओरिजिन कैसे होता है। और उद्भव जब पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत दो अप्रोच है, एक आकस्मिक उत्पत्ति और दूसरा क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत। इसको विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसको स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। राइट। इसके साथ ही दूसरा इसके पतन को भी पढ़ेंगे और पतन में फिर आकस्मिक पतन और क्रमिक पतन। और तीसरा इसकी विशेषता पढ़ेंगे, है ना। और इसकी जब विशेषता पढ़ेंगे तो उस विशेषता के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये आदि ऐतिहासिक सभ्यता है, दूसरा जो है ताम्रकांस्य युगीन सभ्यता है, तीसरा जो है नगरीय सभ्यता है। अब देखो नगरीय सभ्यता है तो इस पे इसके नगर नियोजन की अलग सी विशेषता आपसे पूछी जा सकती है कि सिंधु सभ्यता का जो नगर नियोजन है उस नगर नियोजन की आप विशेषता हमें बताइए। तो एक अलग से इस पे क्वेश्चन आएगा जिसको हम लोग देखेंगे। चौथा में आप अनेकता में एकता एवं एकता में अनेकता की सांस्कृतिक प्रतिरूप, पर निर्मित सभ्यता की बात कर सकते हैं। और पांचवा में इसके आर्थिक जीवन की बात कर सकते हैं और छठा में इसकी निरंतरता की बात कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता के जो विशेषता है उसके अंतर्गत हमें उसके नगर नियोजन की क्या विशेषता है और यूनिटी बिटवीन डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी बिटवीन यूनिटी का जो कंसेप्ट है इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता में किस प्रकार से जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, रेशियल डाइवर्सिटी है, रिलीजन के क्षेत्र में डाइवर्सिटी है, सोसाइटी के क्षेत्र में डाइवर्सिटी है। और उसके बावजूद भी सिंधु सभ्यता के लोग जो जिस कल्चर का डेवलपमेंट करते हैं, जिस संस्कृति का डेवलपमेंट करते हैं, उनके मटेरियल कल्चर में काफ़ी समानता है। राइट। और इसके अलावा एक टॉपिक आपका इसमें निरंतरता से, एक टॉपिक आप निरंतरता से संबंधित टॉपिक को आप इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। राइट। उसमें जनरली आप देखेंगे कि क्यों सिंधु सभ्यता के जो एलिमेंट है वो हमारे सोसाइटी में लगातार निरंतर अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके बाद जो ये सेक्शन है भारतीय सामाजिक व्यवस्था की आधार, देखो इसमें क्या होती है कि जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि बहुत ही आसान टॉपिक है। राइट। लेकिन जब आप लिखने जाएंगे तो इसमें कठिनाई होती है।
है ना, जो लोग पहले से पढ़े हुए हैं उनको इस बात की जानकारी होगी कि ये टॉपिक समान रूप से देखने में हमें लगता है कि बहुत ही आसान है, लेकिन जब हम लिखने उसको जाते हैं तो लिखने जाते हैं तो उसमें कठिनाइयां उत्पन्न होती है ना। और कठिनाइयां क्या उत्पन्न होती है कि जैसे आप देखो वर्ण व्यवस्था, आप देखो कि वर्ण व्यवस्था हमें इतिहास में भी पढ़ना है, समाजशास्त्र में भी पढ़ना है और मानव शास्त्र में भी पढ़ना है। तीनों के जो पढ़ने के अप्रोच होते हैं उस अप्रोच में अंतर होता है, और इसलिए जब आपको वर्ण व्यवस्था पढ़ना है तो एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच पर आपको वर्ण व्यवस्था पढ़ना है। और जब आप इसके लिए देखो, इसके लिए एक चीज तो है कि आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करना है, जो कि क्वेश्चन का नेचर आता है शॉर्ट नोट्स लिखने। तो जब शॉर्ट नोट्स लिखने जाते हैं तो पहला वर्क हमारा क्या है कि वर्ण व्यवस्था क्या है ना। तो बड़ा सिंपल हम लिखते हैं, हम उसमें बात करेंगे जब हम लोग लिखेंगे, क्योंकि एक बार टॉपिक का हम चाह रहे हैं कि विश्लेषण हम लोग कर लें। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे कि वर्ण व्यवस्था परंपरागत भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया है ना। ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत समाज को 4 पद सोपानिक वर्णों में विभाजित किया जाता है। और 4 पद सोपानिक जो वर्ण है, ये आपको पता होगा कि वर्ण जो 4 पद सोपानिक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आप जो ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो विभाजन है क्यों किया गया, इसका उद्देश्य क्या था, राइट। तो इसका उद्देश्य था कि व्यक्ति की योग्यता एवं क्षमता के आधार पर उसके कार्य का निर्धारण, उसके वर्ण का निर्धारण, और इसके माध्यम से समाज में सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देना और सामाजिक संघर्ष को कम करना था, राइट। क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था जो है, इसका गोल ही है समाज में सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देना और इसके माध्यम से समाज का विकास करना, राइट। और सोशल स्ट्रगल के जितने भी एलिमेंट हैं उसको रिड्यूस करना, और इस उद्देश्य से हमने वर्ण व्यवस्था को शुरू किया। और इस कारण से वर्ण का जो निर्धारण हो रहा है प्रारंभ में, ये प्राप्त परिस्थिति के अनुरूप हो रहा, यानी कि अचीव्ड पोजीशन। सोशल जो स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है उसके अंतर्गत व्यक्ति के समाज में जो स्थान का निर्धारण है, वह समाज में स्थान का निर्धारण उसकी योग्यता के आधार पर हो रहा, उसके अचीवमेंट के आधार पर हो रहा, बाद में जन्म के आधार पर किया गया। तो पहला जो हम इस पे काम करेंगे उसमें देखेंगे, और इसी रूप में आपको चीज़ों को तैयार करना है। लेकिन बाद में जो जन्म आधारित हो गया तो फिर इसकी आप सीमाओं का निर्धारण करेंगे, सीमाएं आप लिखेंगे, और लेकिन निष्कर्ष जब आप लिखेंगे तो निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक होगा। हाँ, ये इसका फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे, आगे इसी फॉर्मेट में हम लोग काम करेंगे। ये आज इंट्रोडक्शन जो है, इस इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हम इसको देख लेते हैं
कि कैसे आप चीज़ों को तैयार करेंगे, क्योंकि देखो ये जो टॉपिक है ना, आमतौर पर ये आपको लगेगा आसान, राइट है भी, लेकिन डायनेमिक चूंकि है तो इस कारण से मार्क्स से उन्हीं लोगों को मिलता है जो एक स्टैंडर्ड राइटिंग करते हैं, स्टैंडर्ड जिसके पास नॉलेज है, जो सीक्वेंस को बना पाते हैं। क्योंकि सारे विद्यार्थी इतिहास भी पढ़ते हैं और सोशल इश्यूज भी पढ़ते हैं, तो उसमें का कुछ ना कुछ चीज़ इसमें आ जाता है और मेन चीज़ गायब हो जाता है, और इस कारण से जो लिखने की प्रक्रिया है उसमें थोड़ी सी जितनी स्टैंडर्ड लेखन किया जाना चाहिए उतनी स्टैंडर्ड नहीं हो पाता है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आप इसमें देखेंगे, जैसे हमने वर्ण के साथ साथ हमने आपको कहा कि आश्रम व्यवस्था पढ़ना है, तो देखो आश्रम व्यवस्था भी जब आपको तैयार करना है तो आपको लिखना है कि ये क्या है। एक एक लाइन में आप सारा चीज को दो दो लाइन में, इससे खास करके सेकंड पेपर का जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को आपको तैयार कर लेना है, ताकि जब आप आंसर राइटिंग करने का प्रयास करें तो इंट्रोडक्शन आराम से आप बना सकें, राइट। क्योंकि इंट्रोडक्शन जब आप आराम से बना लेंगे तो फिर चीजें आपको आराम से हो जाएगी। तो आश्रम व्यवस्था क्या है? तो परंपरागत भारतीय समाज में व्यक्ति के जीवन का 4 चरणों में विभाजन है। यानी लाइफ जो था परंपरागत भारतीय समाज के लोगों का, ये परंपरागत भारतीय समाज के लोगों का जो लाइफ है उसको हमने 4 चरण में विभाजित किया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, है ना। अब देखो फिर ये सवाल उठता है कि ये 4 चरणों में आप जो विभाजित कर रहे हैं तो क्यों विभाजित किया गया, ये विभाजन क्यों? अब देखो इस विभाजन का जो कारण है, जो उद्देश्य है, वो यह है कि जो व्यक्ति है उसके जीवन में उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। बड़ा ही सिस्टमेटिक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जब हम ये वर्ण, आश्रम और ये व्यवस्थाएं पढ़ते हैं तो आप ये सोचने पर विवश हो जाओगे कि उस जमाने का जो वैदिक काल के लोग हैं जो इसका आधार तैयार करते हैं वो कितने इंटेलेक्चुअल थे, कैसे उन्होंने इस व्यवस्था को सोचा, थिंक किया और इस व्यवस्था का निर्माण किया कि जीवन को 4 चरणों में विभाजित कर देते हैं और प्रत्येक चरणों के लिए एक उचित प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करते हैं। और इस उचित प्रशिक्षण प्रदान करने का जो उद्देश्य था, इसका क्या उद्देश्य था? तो पहला ये था कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। देखो पर्सनालिटी का विकास करना इनका एक प्रमुख उद्देश्य था कि कैसे हम व्यक्ति की पर्सनालिटी का विकास करें, और एक संतुलित पर्सनालिटी के विकास के माध्यम से इसमें उद्देश्य ये भी था कि व्यक्ति जो है अपना व्यक्तिगत जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका निर्वाह करे और सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी निर्वाह करे। व्यक्ति के 2 प्रमुख उत्तरदायित्व होते हैं। एक व्यक्ति के रूप में हमारा कुछ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम कैसे ठीक ढंग से अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें, और दूसरा हम अपनी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे